बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि हमने पाकिस्तान अफेयर्स का पेड सेशन शुरू किया है जो कि 15 डेज का होगा। इस 15 डेज के अंदर हम पाकिस्तान अफेयर्स के पूरे सिलेबस को हम कवर कर लेंगे। ये सेशन बनाने का मकसद क्या है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो स्पेशल एग्जाम देना चाहते हैं, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि तेजी से पढ़ना चाहते हैं। तो आप लोगों को पता है यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के लिए टाइम दरकार है। सबसे पहले स्लाइड्स बनानी होती हैं, उसके बाद उस वीडियो को रिकॉर्ड करना होता है, फिर उसको एडिट करना होता है, उसके बाद उसको अपलोड करना, उसका थंबनेल डिजाइन करना है। तो ये तमाम काम करने के लिए काफी टाइम दरकार होता है, इसलिए हम यूट्यूब के ऊपर एक दिन में एक ही टॉपिक कवर कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमने पाकिस्तान अफेयर्स का सेशन शुरू किया है, इसके अंदर हम क्विकली सारा सिलेबस कवर कर लेंगे। जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सब मेरे ही जरिए डिलीवर किए जाएंगे। इस सेशन की डिटेल्स जानने के लिए स्क्रीन पे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें और एक हफ्ते से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि हम जल्दी से पाकिस्तान अफेयर्स का कोर्स शुरू कर सकें। और अगर पाकिस्तान अफेयर्स के सेशन के ऊपर अच्छा फीडबैक आया तो हम इंशाल्लाह और भी सेशन शुरू करेंगे, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं वो एग्जाम से पहले कवर करवा दें। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स रोल इन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। आज के इस टॉपिक के अंदर हम जो करंट सिनेरियो है यूनाइटेड स्टेट्स के रोल्स का, वो भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी वीडियो बनाने के लिए। तो यूएसए रोल इन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि ओवर द टाइम यूएस जो है ना वो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व रहा है लेट 18th सेंचुरी से ही, और लास्ट 50 ईयर्स में इंटरनेशनलिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ाया है इसने। जब भी इंटरनेशनलिज्म को जरूरत पड़ी है, इंटरनेशनलिज्म गिरा है, तो उसको सपोर्ट करने वाला जो कंट्री है वो यूएसए ही है। इंटरनेशनलिज्म क्या होता है, यानी कि जितनी भी नेशंस हैं दुनिया के अंदर, जितनी भी कंट्रीज हैं दुनिया के अंदर, वो सब मिलजुल के काम करें, सब अपने जो कॉमन एजेंडाज हैं उनके ऊपर मिलकर काम करें। इसी को हम इंटरनेशनलिज्म कहते हैं। तो ये इंटरनेशनलिज्म की स्पिरिट जब भी लो हुई है तो इसको यूएसए ने ही सपोर्ट किया है। फिर आप लोगों को पता है यूएसए ने वियतनाम वॉर के अंदर भी इंटरफेयर किया। उसके बाद जब यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ है, जब उसने अफगानिस्तान के अंदर इंटरवेंशन किया था, तो उस वक्त फिर ये काम हुआ कि यूनिलैटरलिज्म खत्म हो गया, और अब आज का जो दौर है उसको हम मल्टीलैटरलिज्म कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे मुल्क एक साथ हुए। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम यूनिलैटरल या बायलैटरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे, इसको हम मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर दुनिया के तमाम कंट्रीज शामिल हैं। फिर आप लोगों को पता है इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान हुई। ऑल्दो 1979 में भी अफगानिस्तान के अंदर इंटरवेंशन थी यूएसए की, लेकिन उस वक्त यूएसएसआर को अफगानिस्तान से निकालना मकसद था, लेकिन बाद में अफगानिस्तान के ऊपर भी एक वॉर डिक्लेयर की यूएसए ने, इसको हम वॉर ऑन टेरर भी कहते हैं। उसके अलावा फिर इंटरवेंशन इन इराक भी हुई है। अगर आप लोगों ने मेरी अमेरिकन रोल इन वॉर ऑन टेरर की वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूं, और ऊपर आई के बटन पे भी क्लिक करके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यूएसए का जो इन्वॉल्वमेंट रही है वो कौन कौन सी जगहों पर रही है, कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स में रही है। सबसे पहले तो हम अफगानिस्तान वॉर के बारे में देखते हैं, जो 2001 से 2020 तक चली है। इसमें क्या हुआ है, 3 फेजेस हुए हैं इसके। पहला फेज क्या था, पहले फेज में इनका मकसद था कि तालिबान को टॉपल करना है, और ये जो स्ट्रेटेजी थी इनकी ये ब्रीफ थी और सिर्फ 2 मंथ तक ये कायम रही। और आप लोगों को पता है 2 महीने के अंदर अंदर जो काबुल था उस पर कब्जा कर लिया था यूएसए ने। 2002 से 2008 तक इसका दूसरा फेज होता है, जिसके अंदर इनका एम होता है कि हम तालिबान को डिफीट करेंगे और अफगानिस्तान की जो कोर इंस्टीट्यूशन है उसको रिबिल्ड करेंगे, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएंगे हम। तीसरा फेज जो था वो काउंटर इंसर्जेंसी डॉक्ट्राइन था। इसमें क्या था कि हमने अफगानिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि लाजमी सी बात है तालिबान जो थे उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को भी बहुत तंग करके रखा हुआ था। तो यूएसए वहां पर एक स्टेबिलिटी चाहता था और वहां के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता था। साथ ही साथ वहां पर यूएसए डेमोक्रेसी को भी स्टेब्लिश करना चाहता था। इसमें इन्होंने एक न्यू अप्रोच ऑप्ट की, जिसमें इन्होंने अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारियां थी वो सौंप दी, और कहा कि हम आपको एड करते रहेंगे, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे, आगे आपने फिर अफगानिस्तान की जो सिचुएशंस हैं उनको मेंटेन करना है। नेटो का जो कॉम्बैट मिशन था वो 2014 में एंड हो गया, और यहां पर नेटो ने और अमेरिका ने मिलकर 13 इयर्स के लिए सर्व किया। मगर तालिबान जो थे वो स्ट्रॉन्गर होते ही चले जा रहे थे साउथ में और नॉर्थ वेस्ट में। अब ये जो अफगानिस्तान का जो मैप है इसको आप लोग देखें तो ये जो नीचे वाला इलाका है वो तो साउथ आ गया, और ये वाला जो इलाका है ये नॉर्थ वेस्ट आ गया। तो इस तरह से तालिबान ने फिर कब्जा करते रहे, वो अमेरिका को पूरी तरह से अफगानिस्तान पर काबिज नहीं होने दिया उन्होंने आज दिन तक। गनी जो थे उन्होंने एक बायलैटरल ट्रीटी साइन
साइन की, जिसको हम सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी कहते हैं, और उन्होंने यूएसए को अलाउ किया कि वो अपनी 13,000 ट्रूप्स को अफगानिस्तान के अंदर रख सकता है कम से कम 2024 तक। ये बात भी हमने अमेरिकन रोल इन वॉर ऑन टेरर में डिस्कस की थी। अब हम कुछ करंट सिनेरियो के बारे में बात करते हैं कि 2020 में फिर, क्योंकि आप लोगों को पता है जो ये सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया था गनी ने अमेरिका के साथ, इसको तालिबान ने एक्सेप्ट नहीं किया। तालिबान ने कहा कि भाई नहीं, हम यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे और यूएसए को यहाँ से कंप्लीटली विड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये फिर फड्डे चलते रहे तालिबान के और यूएसए के। तालिबान की और यूएसए की जो पीस प्रोसेस था वो चलता रहा है और कोई भी ढंग की नेगोशिएशंस नहीं हो पा रही थी दोनों के बीच में। बिल आखिर जो यूएसए के इन्वॉय थे ज़ल्मी खलीलजाद, उन्होंने मुल्ला अब्दुल गनी बरदर को एग्री कर लिया कि वो उनके साथ एक टेबल टॉक कर लें और नेगोशिएशंस कर लें ताकि अफगानिस्तान के अंदर पीस को मेंटेन किया जा सके। तो इस एग्रीमेंट में तालिबान राजी हो गए और तालिबान को ये बात यूएसए की माननी पड़ी कि वो अलकायदा के साथ अपने सारे जो ताल्लुकात हैं वो खत्म कर देंगे और अलकायदा को मजीद अलाउ नहीं करेंगे कि वो अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेट कर सके। पहले 135 दिनों में यूएसए ने यह प्लेज किया कि हम अपनी फोर्सेस को 8600 तक डिक्रीज कर देंगे और साथ ही साथ अपने अलाइज को भी यहां से निकालेंगे। तीसरी बात इस एग्रीमेंट में यह हुई कि 5000 तालिबान और 100 अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, जो जिनको प्रिजनर्स बना लिया गया था, उनको अमेरिकन अपने बंदों के बदले में स्वैप करेगा, यानी कि एक हाथ अपने बंदे लेगा अफगानिस्तान से और दूसरे हाथ अफगानिस्तान के 5000 तालिबान और 1000 सिक्योरिटी फोर्सेस को रिलीज कर देगा। चौथे नंबर पे ये बात हुई कि गनी और अब्दुल्ला दोनों ने एक कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि जो गनी थे उन्होंने पीस डील तो साइन कर ली थी यूएसए के साथ, लेकिन ये बात तय नहीं हुई थी कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा अफगानिस्तान के अंदर। तो इस पर थोड़ा फड्डा चलता रहा है गनी और अब्दुल्ला का। बहरहाल फिर इन दोनों ने एक मीडिएशन के जरिए, जो कि ज़ल्मी खलीलजाद ने कंडक्ट की थी, उसके जरिए इन्होंने दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाया कि दोनों मिलकर ज्वाइंट गवर्नमेंट बनाएंगे अफगानिस्तान के अंदर। बहरहाल कुछ एम्बिग्यूटीज अभी तक रहती हैं, वो डिस्कस नहीं हो पाई हैं, उनका वक्त के हिसाब से पता चलेगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन बहरहाल फिलहाल यूएसए ने अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया है और यहाँ पर गनी की और अब्दुल्ला की गवर्नमेंट बन चुकी है। दोनों ने मिलकर एक गवर्नमेंट बनाई है। अब हम बात करते हैं इराक वॉर के बारे में, जो कि 2003 से 2011 तक चली है। इसमें देखते हैं कि यूएसए का क्या रोल रहा है इसके अंदर। इस वॉर को हम लोग सेकंड पर्शियन या गल्फ वॉर भी कहते हैं। इसमें यूएसए और यूके ने मिलकर इराक के ऊपर इन्वेड किया और इराक को डिफीट कर दिया। सद्दाम की जो बाथ पार्टी थी वो 2007 के बाद खत्म हो गई तकरीबन, लेकिन बाद में वो दोबारा इमर्ज हुई थी, लेकिन 2007 तक वो टूट गई थी क्योंकि यूएसए ने इन्वेड किया था। और जब यूएसए ने सद्दाम की इस पार्टी को गिरा दिया तो फिर जो वायलेंस थी इराक के अंदर उसमें काफी रिडक्शन आया है। तो आप लोगों को पता है कि जो इराक है उसके अंदर सुन्नी और शिया दोनों पॉपुलेशंस हैं। तो सद्दाम हुसैन जो था वो सुन्नी था, तो इसके खिलाफ जो लोग थे उसमें नूरुल हसन अल मक्की था। उन्होंने क्या किया कि जब उनकी गवर्नमेंट बन गई इराक के अंदर सद्दाम के फेल के बाद, तो उन्होंने फिर एंटी सुन्नी ऑपरेशन शुरू कर दिए इराक के अंदर। साथ ही साथ यूएसए के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हुए काफी सारे। बुश ने इस बात को कंसीडर इस तरह से किया कि ये एक रेकलेस इंटरनेशनलिज्म है, यानी कि एक केयरलेस इंटरनेशनलिज्म है। उसकी वजह क्या थी देखें, क्योंकि जो ये प्रोटेस्ट हुए थे यूएसए के खिलाफ, इसमें बहुत सारे सुन्नी लोग भी थे। और इसके बाद फिर आप लोगों को पता है कि जब यूएसए यहाँ से विड्रॉ कर लेता है इराक से, तो यहाँ पर फिर यही लोग मिल के आईएसआईएस को बनाते हैं। तो आईएसआईएस जो थी वो एक इंटरनेशनल कंसर्न रखती थी, वो ये कि वो दुनिया के अंदर शरीयत को फैलाना चाहती थी। वो इस्लाम का नाम लेकर दुनिया के अंदर फसाद मचा रही थी। तो बुश को फिर ये एहसास हुआ कि ये एक रेकलेस इंटरनेशनलिज्म है। इन दिसंबर 2001 क्या होता है कि यूएसए अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर लेता है। उसके बाद क्या होता है 2014 में सुन्नी ग्रुप्स जो हैं वो अलकायदा के साथ मिलकर आईएसआईएस को बनाते हैं। अब आईएसआईएस बन जाती है। सबसे पहले आप लोगों को पता है ये सिर्फ आईएसआई होती है क्योंकि उस वक्त इसका मकसद इराक के अंदर शरीयत को नाफिज करना था। तो आईएसआई का मतलब क्या हुआ, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक। बाद में आप लोगों को पता है कि ये जो आईएसआई थी ये सीरिया के अंदर भी दाखिल हो गई और सीरिया के अंदर जो सिविल वॉर चल रही थी बशार अल असद के खिलाफ, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहां के सुन्नी और यहाँ के सुन्नियों ने मिलकर, चूंकि बशार अल असद एक शिया आदमी था इसलिए उसकी हुकूमत को गिराने का उन्होंने फैसला किया और वहां पर भी इन्होंने शरीयत को नाफिज करने की बात की। तो ये था इमरजेंस ऑफ आईएसआईएस। इराक के दो शहर यानी कि मोजुल और फलूजा, इन दोनों शहरों पर ये लोग कंट्रोल बनाने में कामयाब हो जाते हैं
और यहाँ की जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं जैसे कि गैस पाइपलाइन, ऑयल वगैरह, ये सब इनके कब्जे में आ जाता है और इससे ये लोग और ज्यादा असलहा खरीद के पावरफुल हो जाते हैं। अब हम लीबियन कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का लीबियन कॉन्फ्लिक्ट में क्या काम था। हुआ ये था कि अफगानिस्तान में और इराक के अंदर यूएसए ने बहुत ज्यादा लोगों को मारा पीटा था और वहां पे बहुत सारी जगहों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों को पता है कि यूएसए के हाथ कुछ भी नहीं आया। लेकिन लीबिया का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बिल्कुल एक उलट मामला था। यहाँ पर यूएसए ने बहुत थोड़ी सी इंटरवेंशन की लेकिन उसको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले। वो कैसे? क्योंकि आप लोगों को पता है लीबिया के अंदर गद्दाफी की हुकूमत हुआ करती थी और फिर यूएसए और नेटो दोनों मिलकर लीबिया के ऊपर इंटरवेंशन करते हैं और ये चाहते हैं कि लीबिया के अंदर हम डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश कर दें और वहां पर, क्योंकि वहां पर बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, इसलिए वहां पर स्टेबिलिटी को मेंटेन करना भी यूएसए का एक पर्पस था। अब आप लोगों को पता है लीबिया एक ऑयल रिच कंट्री है, लिहाजा यूएसए जो था वो यहाँ पर उस तरह से इंटरवेंशन नहीं करता जिस तरह से वो अफगानिस्तान और इराक में करता है, क्योंकि अफगानिस्तान और इराक में उनका मकसद नेशन बिल्डिंग होता है। लेकिन यूएसए यहाँ पर नेशन बिल्डिंग नहीं करना चाहता, यहाँ पर वो सिर्फ डेमोक्रेसी को लाना चाहता है, क्योंकि डेमोक्रेसी को एक दफा वो यहाँ पर ले आया ऑटोमेटिकली नेशन बिल्डिंग भी हो जाएगी और उसके दीगर मकासद भी पूरे हो जाएंगे। जब यूएसए ने यहाँ पर मिलिट्री इंटरवेंशन की है तो उसके बाद लीबिया एक हाई सिक्योरिटी थ्रेट के अंदर मुब्तला हो गया और यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके अंदर फिर नॉर्थ अफ्रीका के लोगों ने यहाँ पर फ्यूल किया, यानी कि इस कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ाया चढ़ाया और ज्यादा इनसिक्योरिटी को फैलाया। यहाँ पर यूएसए को 3 लेसन्स मिले। वो क्या? सबसे पहले तो ये कि बीवेयर ऑफ बोथ मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा, क्योंकि इन दोनों चीजों का वो शिकार ऑलरेडी अफगानिस्तान और इराक में हो चुका था, इसलिए अब यूएसए को यही लेसन मिला था कि हमने मिस इन्फॉर्मेशन से और प्रोपेगेंडा से बचना है। दूसरा लेसन यूएसए को क्या मिला कि अगर वो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन करेगा, यानी कि लोगों को मारेगा पीटेगा, तो ये प्लान इसका बैकफायर हो सकता है, यानी कि उलट हो सकता है और इसके नतीजे में रेबेलियंस बहुत सारे उठ सकते हैं, जैसे कि इराक में हुआ था। आप लोगों ने देखा था कि जब यूएसए ने इराक के अंदर इंटरवेंशन की थी और ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को उसने अफेक्ट किया था, तो बहुत सारे रेबेलियंस का राइज हुआ था, वहां पर प्रोटेस्ट हुए थे यूएसए के खिलाफ। तो ये लेसन भी यूएसए ने सीखा। और तीसरा लेसन यूएसए ने ये सीखा कि अगर यहाँ पर वो इंटरवेंशन करेगा लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इससे क्या होगा कि यूएसए के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे, जिसमें रिजाइम चेंज आ जाता है और इसके जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे यूएसए के, जैसे कि डेमोक्रेसी को वहां पर एस्टेब्लिश करना, ये सब अचीव नहीं हो पाएगा अगर उसने लोगों को ये लालच दिया कि हम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इंटरवेंशन कर रहे हैं। बहरहाल फिर इन तीनों लेसन से यूएसए ने सबक भी सीखा और यूएसए गद्दाफी की हुकूमत को गिराने में कामयाब भी हो गया और आज दिन तक हम जानते हैं कि लीबिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका है। अब हम बात करते हैं सीरियन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। इसका जो बैकग्राउंड है वो वही इराक वॉर है, क्योंकि इराक में ही आप लोगों को पता है कि आईएसआईएस बनी थी और फिर वो सीरिया में दाखिल हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सीरिया की वजह से 50,000 रिफ्यूजीज जो हैं वो दरबदर हो गए, अपने घरों से निकल गए, क्योंकि सीरिया के अंदर हालात कभी भी ठीक नहीं रहे। हर वक्त लड़ाई झगड़ा वहां पर चलता रहा और वहां पे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन चलती रही। ऑल्दो हम पूरा सीरियन कॉन्फ्लिक्ट अब डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स मैटर है बहुत, हम सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे और यूएसए का रोल देखेंगे उसके अंदर एज रिक्वायर्ड बाय और सीएसएस सिलेबस। फिर यहाँ पर क्या होता है कि 2014 में प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट होते हैं बशार अल-असद के खिलाफ, क्योंकि 2000 से लेकर आज दिन तक भी बशार अल-असद की हुकूमत कायम है सीरिया के अंदर। तो अरब स्प्रिंग जो यूएसए ने इनिशिएट किया था उसके नतीजे में 2014 में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं सीरिया के अंदर कि भाई असद की हुकूमत को हटाया जाए और यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को नाफिज किया जाए। बदले में बशार अल-असद भी इनकी बात नहीं मानता और वो हॉस्टिलिटीज के जरिए जवाब देता है इनको। बहुत ज्यादा वो एट्रोसिटीज यहाँ पर फैलाता है, लोगों को मारता है, केमिकल वेपन्स का यूज करता है वो। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, इसके ऊपर एक अलग से भी हम वीडियो बनाएंगे और सीरिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम बहुत बारीकी से एनालाइज करेंगे इंशाल्लाह। अब क्या होता है कि जो रेबल्स थे, यानी कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको यूएसए क्या करता है? सपोर्ट करता है। ओबामा कांग्रेस से इजाजत लेते हैं ताकि वो इंटरवेंशन कर सकें सीरिया के अंदर।
यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जो ISIS थी, तो फिर यहाँ पर ISIS क्या करती है, नॉर्थन और ईस्टर्न सीरिया में भी वो घुस जाती है और यहाँ पर वो कब्जा कर लेती है। अब ये नॉर्थन और ईस्टर्न एरिया जो था सीरिया का, वो ISIS के कब्जे में आ चुका था। और नॉर्थन एरियाज में अगर यहाँ पे मैं सीरिया का मैप बनाऊं तो आप लोग देखेंगे कि ये ऊपर वाला जो इलाका है नॉर्दर्न एरिया, यहाँ पर कुर्द्स की आबादी बहुत ज्यादा है। इवन दो जो कुर्द्स हैं यहाँ पर, वो यही चाहते हैं कि ये इलाका हमें दे दिया जाए पूरी तरह से, लेकिन ISI ने यहाँ पर घुस के इस नॉर्थर्न एरिया पे भी कब्जा कर लिया था। सितंबर 2014 में क्या होता है कि यूएस लेड कोalition एयर स्ट्राइक्स लॉन्च करती है और कुर्द्स को सपोर्ट किया जाता है, उनको एड किया जाता है, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो जो मेजर असॉल्ट्स हैं उनको रिपेल कर सकें, यानी कि ISIS के साथ लड़ाई कर सकें। यूएसए जो है वो तकरीबन 8000 रेबल्स को आर्म करता है, यानी कि उनको असलहा वगैरह देता है, उनको ट्रेनिंग वगैरह देता है। तो अब बात करते हैं कि यूएसए ने क्यों इन्वॉल्व किया यहाँ पर। यूएसए के कुछ मकासद थे यहाँ पर। सबसे पहला मकसद तो यूएसए का था कि आर्म्ड फोर्सेस जितनी भी हैं उनकी मदद करना, क्योंकि यूएसए खुद भी बशार अल असद की हुकूमत नहीं चाहता था, क्योंकि बशार अल असद एक डिक्टेटर था और यूएसए आप लोगों को पता है हर जगह पर डेमोक्रेसी को फ्लरिश करने की बात करती है। तो यूएसए का यहाँ पर भी एम यही था कि हम यहाँ पर भी बशार अल असद की हुकूमत को गिराएं। लिहाजा जितने भी आर्म्ड फोर्सेस थी उनको यूएसए ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। दूसरा मकसद यूएसए का था कि यहाँ पर नेशन बिल्डिंग की जाए, जैसे उसने अफगानिस्तान में और इराक में की थी, क्योंकि यूएसए समझता था कि इराक के और अफगानिस्तान के लोग काफी सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, इसलिए वो इनकी नेशन को रिबिल्ड करना चाहता था। यहाँ पर लिटरेसी, एजुकेशन, अवेयरनेस ये सब फैलाना चाहता था यहाँ पर। तीसरे नंबर पर यूएसए चाहता था कि जो डेस्पोटिक रूलर्स हैं, यानी कि जो डिक्टेटर्स वगैरह हैं, उनको यहाँ से हटाया जाए। इसमें सीरिया भी शामिल है और लीबिया भी शामिल है। लीबिया में भी इंटरवेंशन करने का यूएसए का यही मकसद था कि वहां पर जो डिक्टेटर है कदाफी, उनको वहां से हटाया जाए और सीरिया से बशार अल असद को हटाया जाए। अगली जो रीजन थी वो ये कि यूएसए जो टेरर ग्रुप्स जितने भी थे ओमान में, पाकिस्तान और यमन वगैरह में, उनको वो खत्म करना चाहता था, उनको डिमोलिश करना चाहता था वो। फिफ्थ एंड लास्ट जो यूएसए का मकसद था वो डेमोक्रेसी को यहाँ पर एस्टेब्लिश करना था। ये जितने भी रीजंस मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये आप यूएसए के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं इंटरनेशनल, उनके अंदर आप अगर सवाल आ जाता है रीजन से मुतालिक, तो आपकी तमाम रीजंस हर एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि तकरीबन हर एक कॉन्फ्लिक्ट में यूएसए के यही मकासद रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स हो गए या रीजंस वगैरह हो गए, तो ये पांचों के पांचों आप लोग हर सवाल में यूज कर सकते हैं। फिर दिसंबर 2018 में क्या होता है, ट्रंप अनाउंस करते हैं कि वो अपनी जो ट्रूप्स हैं वो यहाँ से विड्रॉ करेंगे, क्योंकि ISIS के साथ तो कुर्द ने लड़ाई कर ली थी, उनको काफी हद तक कुर्द्स ने रिपेल भी कर दिया था, वापस इराक तक उनको कन्फाइन कर दिया था। और कुर्द्स का जो अपना इलाका था, यानी कि जो नॉर्थर्न सीरिया था, ऊपर वाला इलाका, इस पर भी अपना कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया था कुर्द्स ने। और नीचे का जो इलाका था, यहाँ पर बशार अल असद की हुकूमत थी, जिसको अभी तक कोई भी नहीं गिरा पाया था, क्योंकि बशार अल असद को रशिया का भी सपोर्ट था और ईरान का भी सपोर्ट था। लिहाजा बशार अल असद आज दिन तक भी कायम है। बहरहाल यूएसए का जो मकसद था वो एक मकसद तो पूरा हुआ कि ISIS को वापस इराक में रिपेल कर दिया गया, लेकिन दूसरा जो मकसद था कि बशार अल असद की हुकूमत को गिराना, वो यूएसए भी अचीव नहीं कर पाया। लिहाजा 2018 में ट्रंप ने अनाउंस किया कि हम अपनी जो ट्रूप्स हैं वो सीरिया से विड्रॉ कर लेंगे, और फिर उन्होंने अपनी ट्रूप्स वहां से विड्रॉ कर ली। फिर बाद में तुर्की ने इन्वेड किया कुर्द्स के ऊपर। ये एक लंबी कहानी है, इसको फिर एक अलग वीडियो जब हम बनाएंगे सीरियन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं साउथ चाइना सी के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, कि साउथ चाइना सी में यूएसए का क्या रोल रहा है। सबसे पहले इसके लिए आप लोगों को मैं मैप दिखा दूं। इस मैप में आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका ऊपर वाला जो इलाका है ये चाइना है, ये आपका वियतनाम आ गया, ये जो है ये ताइवान है, ये जो एक आइलैंड आप लोगों को दिख रहा है ये फिलीपाइंस है, और इन तमाम कंट्रीज के बीच में जो इलाका आप लोगों को दिख रहा है इसको हम साउथ चाइना सी कहते हैं। साउथ चाइना सी के अंदर दो इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ आइलैंड्स हैं, जिनको हम एक को तो पैरासेल आइलैंड्स कहते हैं और दूसरे को स्पार्टले आइलैंड्स कहते हैं। इन दोनों के ही ऊपर चाइना का भी क्लेम है, फिलीपाइंस का भी क्लेम है, वियतनाम का भी क्लेम है, और यहाँ ऊपर जापान है तो जापान का भी यहाँ पर क्लेम है। अब ये मैप आप लोगों ने देख लिया, और यहाँ पर जो रेड कलर की डॉटेड लाइन आप लोगों को दिख रही है इसको हम 9 डैशेस लाइन कहते हैं, और ये चाइना ने ड्रॉ की है ताकि वो यहाँ पर अपना क्लेम शो ऑफ कर सके कि ये जितना भी 9 डैशेस का एरिया है ये सारा का सारा चाइना का है।
अब साउथ चाइना सी का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको समझने में आप लोगों को आसानी होगी। ये जो समंदर है ये 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। यहाँ पर ऑयल भी है, गैस भी है, इन रिजर्व से भरा हुआ है ये ओशन। 41,000 शिप्स यहाँ से हर साल गुजरती हैं और 80% ऑयल जो है दुनिया का वो यहीं से पास होता है, यहीं से गुजरता है, यहीं से ट्रेड होता है 80% ऑयल। पैरासेल और स्पार्टले आइलैंड जो हैं वो ताइवान के लिए, जापान के लिए, साउथ कोरिया के लिए, फिलीपाइंस के लिए और चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वहां पर भी ऑयल के और गैसेस वगैरह के रिजर्व्स हैं। दूसरा मकसद क्या है इन आइलैंड्स के ऊपर अपना क्लेम जमाने का, वो ये है कि आप देखें जब भी कोई इलाका आपका होता है, जैसे कि ये चाइना की बात करते हैं, ये चाइना का बॉर्डर है और यहां से 200 नॉटिकल माइल का जो एरिया होगा वो चाइना के पास आएगा और चाइना यहां पर कुछ भी कर सकता है, यहाँ पर डिगिंग कर सकता है, यहाँ से रिजर्व्स वगैरह निकाल सकता है। तो अगर ये पैरासेल और स्पार्टले आइलैंड्स चाइना के कब्जे में या इनमें से किसी के भी कब्जे में आ जाते हैं तो सिर्फ ये आइलैंड्स ही नहीं बल्कि इन आइलैंड्स के साथ जो 200 नॉटिकल माइल्स का जो समंदर आएगा वो भी इन्हीं आइलैंड्स के कब्जे में आएगा, ख्वाह वो फिलीपाइंस के कब्जे में आए, चाइना के कब्जे में आए, वियतनाम के कब्जे में आए, जापान के कब्जे में आए। तो इन आइलैंड्स के साथ साथ 200 नॉटिकल माइल्स का ओशन भी आप लोगों को मिलता है। तो चाइना इसको क्लेम करता है कि ये पूरा का पूरा ओशन ही हमारा है और यहाँ पर उसने 9 डैशेस लाइन लगा दी है। पैरासेल आइलैंड्स के ऊपर ज्यादातर चाइना का और वियतनाम का क्लेम है और जबकि स्पार्टले आइलैंड्स के ऊपर चाइना का भी क्लेम है, फिलीपाइंस का, वियतनाम का और ब्रुनाई का क्लेम है। तो यूएसए की जो प्रेजेंस है यहाँ पर उसमें मिलिट्री ट्रूप्स हैं यूएसए के यहीं पर। फिलीपाइंस के अंदर तो खास तौर पे यूएसए ने अपनी एक नेवल बेस बनाई हुई है ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। यूएसए जो है वो इस पूरे के पूरे जोन को रीमिलिटराइज करना चाहता है और इसके लिए वो जापान की हेल्प भी कर रहा है। साथ ही साथ सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया की भी उसने मदद की है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आप लोगों को बता दूं कि 2 यूएसए की नेवल बेसेस यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे उसने अपने ट्रूप्स बिठा कर रखे हैं ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। उसके अलावा यूएसए ने एक आसियान की ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई है, साथ में इसने जापान को भी इसमें इंक्लूड किया है ताकि वो चाइना को अच्छे से काउंटर कर सके। तो ये यूएसए का रोल हो गया साउथ चाइना सी के अंदर। ये फड्डा जारी है, आज दिन तक भी कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकला है, ये फड्डा जारी है। इसी तरह से यूएसए भी अपनी मिलिट्री ट्रूप्स बिठा रहा है फिलीपाइंस के अंदर भी। यहाँ नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी उसने अपनी मिलिट्री ट्रूप्स बिठाए हुए हैं। ऊपर साउथ कोरिया है तो साउथ कोरिया के अंदर भी यूएसए ने अपनी मिलिट्री ट्रूप्स बिठाए हुए हैं और ये उसके सामने बिल्कुल चाइना है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से भी ये चाइना को काउंटर कर सकता है और नीचे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी ये चाइना को काउंटर कर सकता है। बदले में चाइना ने भी यहाँ पर अपने ट्रूप्स बिठाए हुए हैं, यहाँ पर भी बिठाए हुए हैं, यहाँ नीचे भी बिठाए हुए हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी चाइना के ट्रूप्स बैठे हुए हैं। तो वो जब हम करंट अफेयर्स के अंदर इंडियन एंड पैसिफिक ओशन के अंदर जो चैलेंजेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो मैटर है इसको मैं खोल के रख दूंगा आप लोगों के सामने और एक एक बात आप लोगों को समझा दूंगा। फिलहाल के लिए इतना काफी है इस मामले में आप लोगों के लिए। अब हम देखते हैं कि ट्रेड वॉर विद चाइना, इस पे यूएसए का क्या इन्फ्लुएंस रहा है। इसमें सबसे पहले 2018 में ये वॉर स्टार्ट हुई थी। यूएसए ने क्या किया था कि 25% टैरिफ्स लगा दिए थे स्टील के प्रोडक्ट्स के ऊपर और 10% उसने टैरिफ्स लगाए थे एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कि चाइना से आते थे, कनाडा से और यूरोपियन यूनियन से आते थे यूएसए के लिए। अब ये जो टैरिफ्स लगाए यूएसए ने, ये क्यों लगाए ये मैं आप लोगों को पहले भी बहुत दफा समझा चुका हूं। अब मान लें ये यूएसए है और ये आपका चाइना है। अब यूएसए के अंदर स्टील बनती है और चाइना के अंदर भी स्टील बनती है। अब जो यूएसए के अंदर स्टील बन रही है वो अगर यहाँ के लोग खरीदेंगे तो इनको ये स्टील जो है वो महंगा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो चाइना से स्टील आ रहा है यूएसए में इंपोर्ट होकर, ये स्टील जो है ये सस्ता पड़ेगा क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर रहे हैं। लिहाजा जो यूएसए का जो शहरी होगा वो बाहर से आने वाले स्टील को प्रेफर करेगा बजाय इसके कि वो अपने मुल्क का ही स्टील परचेस करे। तो यूएसए ने जब देखा कि चाइना तो बहुत बड़ी मार्केट बनता जा रहा है और बहुत ज्यादा जो है ना प्रॉफिट कमा रहा है और उसकी अपनी इंडस्ट्रीज को नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि इनकी अपनी जो प्रोडक्शन है वो कम है, इसीलिए उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है और वो स्टील महंगा होता है। तो इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए जो एक कंट्री होता है वो दूसरे कंट्री के जो आने वाली जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर टैरिफ्स लगाता है ताकि जो चाइना से आने वाला स्टील है उसकी कीमत अपने कंट्री में बढ़ाई जा सके। जब चाइना से आने वाले स्टील की कीमत अपने कंट्री में बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो यूएसए का सिटीजन होगा
होगा वो अपने मुल्क का ही स्टील परचेस करेगा। ये मकसद होता है टैरिफ्स लगाने का। इस अमल को प्रोटेक्शनिज्म भी कहते हैं। ये बात आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूं। तो फिर क्या होता है, यूएसए के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये टैरिफ्स पुट करने के, वो देख लेते हैं। सबसे पहला मकसद, ताकि वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट्स को पॉप अप कर सके और उसके जो मुल्क में कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उसमें जो स्टील रिक्वायर्ड होगा वो यूएसए ही प्रोवाइड करे, ना कि चाइना से आए वो। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव था कि चाइनीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट को रोका जा सके। क्या मतलब, आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि चाइना जो है वो कॉपीज बनाने में माहिर है। मिसाल के तौर पर आप लोगों को एक मिसाल देता हूं कि एक जमाने में चाइना के मोबाइल्स बहुत मशहूर हुए थे, जिसमें चाइना ने बहुत सारी कॉपीज बनाई थी। नोकिया की कॉपीज बनाई थी, सैमसंग की कॉपीज बनाई थी, मुख्तलिफ मोबाइल्स की कॉपीज बनाई थी चाइना ने। और अब यूएसए ने यही इल्जाम लगाया है चाइना के ऊपर कि चाइना जो है वो लोगों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स चाइना में आते हैं, ख्वाह वो एप्पल के हों, ख्वाह वो सैमसंग वगैरह के हों, तो चाइना क्या करता है, उनकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उसको चोरी कर लेता है, यानी कि उसकी टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करता है और फिर वैसी ही कॉपी बना के मार्केट के अंदर सप्लाई कर देता है। तो ये इल्जाम लगाया यूएसए ने, और यूएसए चाहता था कि वो इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट को रोक सके। तीसरा मकसद था यूएसए का कि वो अपना जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ उसको कम कर सके। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, मान लें ये आपकी इंपोर्ट है और ये आपकी एक्सपोर्ट्स हैं। इंपोर्ट्स क्या होती हैं, जो आप बाहर से मंगवाते हैं अपने कंट्रीज में, और एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं, जो आप बाहर भिजवाते हैं अपने कंट्रीज से। तो मान लें आप इंपोर्ट्स ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट आपकी माइनस में जा रही हैं, जो इन दोनों का बैलेंस है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा। आपकी इंपोर्ट ज्यादा हो रही हैं और एक्सपोर्ट्स आपकी कम है, यानी कि आप खरीद रहे ज्यादा हो चीजें और बेच रहे कम हो। तो यही मामला है, यूएसए चाइना से जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है वो ज्यादा इंपोर्ट करता है, जबकि जो एक्सपोर्ट करता है वो बहुत ही कम एक्सपोर्ट करता है। तो ये इसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। इस ट्रेड डेफिसिट को कम करना चाहता है यूएसए, इसीलिए उसने चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगाए। चाइना ने बदले में क्या जवाब दिया, उसने भी बदले में 10% टैरिफ्स लगा दिए जो भी सामान यूएसए से आ रहा था उसके ऊपर। दिसंबर 2018 में क्या होता है, यूएस चाइना 90 डेज ट्रूथ साइन होता है G20 समिट के अंदर। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों कंट्रीज एग्री करते हैं कि हम 90 डेज तक आराम से बैठेंगे, एक दूसरे के ऊपर टैरिफ बाजियां नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ना सिर्फ चाइना की और यूएसए की इकोनॉमी को नुकसान होगा बल्कि इसका ग्लोबल इंपैक्ट भी पड़ सकता है। तो 90 डेज का ट्रूथ साइन होता है दोनों के बीच में। चाइना एग्री करता है कि हम यूएसए से एग्रो इंडस्ट्रियल एंड अदर प्रोडक्ट्स को हम परचेज करेंगे ताकि यूएसए का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो सके। यूएसए एक और बात भी कहता है चाइना को कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो इशू है उसको आप प्रोटेक्ट करें और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट का जो इशू है उसको रोकें आप। फिर क्या होता है, जून 2019 में यूएसए इस ट्रूस का पास नहीं रखता और जो हुआवी के प्रोडक्ट्स होते हैं जो चाइना की तरफ से बनाए जाते हैं उनको यूएसए अपने कंट्रीज में बैन कर देता है। साथ ही साथ अपने अलायंस को भी कहता है कि आप लोग चाइना से हुआवी ना खरीदें, क्योंकि यूएसए ने चाइना के ऊपर इल्जाम लगाया था कि चाइना जो है वो यूएसए के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट का जो इशू है वो यहां पर भी यूएसए ने रेज किया और हुआवी के प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया। असल मसला क्या था, असल मसला यही था कि चाइना का जो राइज है, चाइना जो इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है वो यूएसए को खटक रहा है, यूएसए को बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसीलिए यूएसए ये काम कर रहा है। तो यूएसए ने क्या किया था, यूएसए ने ईरान के ऊपर, नॉर्थ कोरिया के ऊपर, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई थी कि वो हुआवी के प्रोडक्ट्स ना खरीदे, लेकिन उन्होंने फिर भी खरीदे और चाइना ने उनको बेचे और ये यूएसए के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो गया ये मामला। यही वजह थी कि यूएसए ने हुआवी के प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया। जुलाई अगस्त में करेंसी वॉर शुरू होती है दोनों के बीच में। इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए जाते हैं यूएसए की तरफ से $1300 बिलियन के गुड्स के ऊपर और चाइना को और नुकसान में डाल देता है यूएसए। चाइना क्या करता है बदले में, चाइना अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट कर देता है और इसके लिए वो अपने स्टेट बैंक्स का सहारा लेता है
है और अपने ही कंट्री के अंदर जो उसकी करेंसी है युआन, उसकी वो बहुत ज्यादा सप्लाई कर देता है अपने कंट्री के अंदर, और अपने कंट्री में जितनी भी कॉर्पोरेशंस होती हैं उनको ये ऑर्डर करता है कि आप लोगों ने कोई भी चीज परचेज या सेल अगर करनी है तो अपनी युआन की करेंसी में ही सेल या परचेज करनी है, डॉलर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। इससे यूएसए की जो मार्केट होती है, डोमेस्टिक मार्केट, उसके अंदर करेंसी की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। तो इससे क्या होता है कि चाइना की जो युआन करेंसी होती है उसकी जो कीमत होती है वो ऑटोमेटिकली गिर जाती है। अब करेंसी गिराने का क्या फायदा हुआ? करेंसी गिराने का यही फायदा हुआ कि जो प्रोडक्ट्स चाइना यूएसए को भेज रहा था वो जो टैरिफ्स की वजह से यूएसए में महंगे जा रहे थे, अब चाइना की करेंसी गिरने की वजह से उन प्रोडक्ट्स की कीमत यूएसए के अंदर दोबारा सस्ती हो गई और यूएसए के लोगों ने दोबारा से चाइनीज प्रोडक्ट्स को खरीदना शुरू कर दिया। तो ये बड़ा शानदार काम किया चाइना ने। तो ट्रंप ने जो उसको नाम दिया वो ये कि ये लोग करेंसी मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो ये चाइना ने अपनी करेंसी की वैल्यू गिराई थी, इसको करेंसी मैनिपुलेशन कहते हैं। अब जो लेटेस्ट मसला है ट्रेड वॉर से मुतालिक वो यही है कि यूएसए ने फिलहाल चाइना को मना कर दिया है कि हम आपके जो सेमीकंडक्टर्स आपको हम बेचते थे, जो आप अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के अंदर यूज किया करते थे, वो अब हम आपको नहीं बेचेंगे। साथ ही साथ यूएसए ने नेशनल सिक्योरिटी को एक्सटेंड कर दिया है टिल मई 2021। नेशनल सिक्योरिटी क्या है? नेशनल सिक्योरिटी यही है कि अगर कोई भी यूएसए के अंदर कोई ऐसी कॉर्पोरेशन है जो चाइना को सेमीकंडक्टर्स बेचती है तो यूएसए उनके खिलाफ एक्शन लेगा, इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी फोर्स बनाई गई है। चाइना ने क्या रिस्पॉन्ड किया? चाइना ने 3 पॉइंट्स एजेंडा देकर रिस्पॉन्ड किया यूएसए को। 3 पॉइंट्स एजेंडा क्या था? पहला तो ये कि यूएसए को हम अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट के अंदर डाल देंगे और यूएसए के प्रोडक्ट्स भी नहीं खरीदेंगे। इससे यूएसए को क्या नुकसान होगा? यूएसए को $36 बिलियन का लॉस होगा और यूएसए की जो कंपनीज हैं उनको भी काफी नुकसान होगा। दूसरा ये कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सैंक्शंस लगाएंगे यूएसए के प्रोडक्ट्स के ऊपर। मिसाल के तौर पर एप्पल हो गया, किसको वगैरह हो गया, यूएसए की कंपनीज हैं, इनके ऊपर चाइना इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करेगा और सैंक्शंस लगाएगा। क्योंकि चाइना का ये कहना है कि हम 14.8% प्रॉफिट देते हैं एप्पल को हर साल। तो अब अगर वो प्रॉफिट बंद हो गया तो एप्पल को भी नुकसान होगा काफी ज्यादा। तीसरी बात ये की कि हम जो बोइंग एयरप्लेन्स हैं वो हम नहीं खरीदेंगे यूएसए से, और बोइंग प्लेन्स जो यूएसए चाइना को बेचता है तो उससे हर साल यूएसए 30 बिलियन युआन कमाता है। अब ये 13 बिलियन युआन जो है वो यूएसए को नहीं मिल पाएंगे, इससे यूएसए को काफी नुकसान होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि $36 बिलियन का नुकसान हुआ, यहाँ पे 14.8% का नुकसान हुआ, यहाँ पे 13 बिलियन युआन का नुकसान हो रहा है यूएसए को। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बाज नहीं आ रहा है, वो टैरिफ्स लगाता जा रहा है चाइना के ऊपर और चाइना भी उसको रिस्पॉन्ड करता जा रहा है। ये ट्रेड वॉर आज तक जारी है, इसका अभी तक कोई सोल्यूशन भी नहीं निकला है। तो अब देखते हैं कि क्या निकलता है इसका आगे जाकर। अब हम बात करते हैं फ्यूटिलिटी ऑफ एफर्ट्स की, यानी कि यूएसए की जो एफर्ट्स हैं वो कितने हद तक बेकार चली गई हैं, उनका कोई फायदा नहीं हो पाया यूएसए को। आप देखते हैं कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो अभी तक बढ़ते जा रहे हैं। मिडल ईस्ट के अंदर भी आप लोग देखते हैं कि कोई अमन का सामान नहीं है। साउथ एशिया के अंदर भी इंडिया और पाकिस्तान का आपस में फड्डा चलता रहता है। साथ ही साथ चाइना और इंडिया का भी फड्डा चलता रहता है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा चाइना ने इंडियन फोर्सेस के ऊपर अटैक किया। तो ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो यूएसए खत्म नहीं कर पाया दुनिया के अंदर से। मिडल ईस्ट जो है उसके अंदर आप लोगों को मैंने बता दिया कि आज दिन तक उसके अंदर इंस्टेबिलिटी है। सीरिया के अंदर और लेबनान के अंदर भी आज दिन तक फड्डा चल रहा है। रिफ्यूजीज क्राइसिस जो है उसको भी ओवरकम नहीं कर पाया यूएसए, बल्कि यूएसए ने इसको तो बिल्कुल ही नो लिफ्ट कर दिया ना। इतने बहुत सारे रिफ्यूजीज एमर्ज हुए दुनिया के अंदर, सीरिया के अंदर से, इराक के अंदर से, अफगानिस्तान के अंदर से इतने रिफ्यूजीज एमर्ज हुए। आज दिन तक भी वो बेचारे दरबदर हैं, उनको कोई ठिकाना नहीं मिल रहा। जबकि यूएसए ने क्या बात की थी कि हम वहां की नेशंस को प्रोटेक्ट करेंगे, तो कोई प्रोटेक्शन तो नहीं दी यूएसए ने। रिलीजन, नेशनलिज्म, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स, ये आप लोगों को खुद पता है कि यूएसए की इन पॉलिसीज की वजह से ये तमाम इश्यूज के अंदर कितना ज्यादा इजाफा हुआ है। आप लोग देखते हैं रिलीजन को लेकर अभी कुछ टाइम पहले ही न्यूजीलैंड के अंदर क्या हुआ था। नेशनलिज्म आप लोग इंडिया में देख सकते हैं, इजराइल के अंदर आप लोग देख सकते हैं। पॉलिटिकल मामला आप लोग सऊदी अरब के अंदर देख सकते हैं कि सऊदी अरब के और यूएसए के जो ताल्लुकात चल रहे हैं उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या पड़ रहा है दुनिया के ऊपर। इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स आप लोग देख सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर, खासकर ईरान के अंदर आप लोग देख सकते
सकते हैं कि उसको कितना ज्यादा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का सामना करना पड़ा है। फिर क्या हुआ है कि अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी जो है वो रिस्क पर आ गई है, क्योंकि उसने बहुत सारे कंट्रीज से पंगा ले लिया है। तो अभी उसको पता है कि कभी भी मेरे खिलाफ भी ये लोग बगावत कर सकते हैं। उसके अलावा चाइना का भी राइज हो रहा है, ये भी अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी को एक रिस्क थ्रेट करता है। फिर यूएसए ने दुनिया के अंदर जो अपना हेजेमोनिक इन्फ्लुएंस कायम किया है, हर कंट्री के अंदर उसने इंटरवेंशन की है, हर कंट्री के साथ उसके फड्डे हैं। इससे लोगों के अंदर एक फेयर पैदा हुआ है, लोगों के दिलों में एक डर पैदा हुआ है अमेरिका के खिलाफ। ग्लोबल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहली बात यह कि अब एक न्यू होली ग्रेल का जमाना आ गया है, क्योंकि अब बहुत सारी नेशंस को बहुत सारी उम्मीदें हैं और यूएसए के भी बहुत सारे पर्पसेस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको यूएसए पूरा करना चाहता है। बुश के जो एनिमीज हैं वो काफी अनप्रिडिक्टेबल हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है जब वॉर ऑन टेरर हुई उस वक्त भी बुश की ही रिजाइम थी यूएसए के अंदर। तो बुश ने अफगानिस्तान के अंदर, इराक वगैरह के अंदर अपने इतने सारे दुश्मन पाल लिए हैं कि अब बिल्कुल जो सिनेरियो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन जो बुश के फ्रेंड्स हैं वो स्टेबल हो गए, उनको स्टेबिलिटी मिली काफी ज्यादा। फिर चाइना के साथ जो ट्रेड वॉर में हमने ये चीज देखी कि यूएसए की अगर हेल्थी इकोनॉमी होगी तो वो इंटरनेशनल मार्केट प्लेस के ऊपर डिपेंड करती है। उसको एक इंटरनेशनली मार्केट चाहिए जहां पर वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सके और दूसरे कंट्री से भी फायदा ले सके, कुछ खरीद सके। लेकिन यूएसए आप लोगों को पता है अपनी इकोनॉमी खुद तबाह कर रहा है चाइना के साथ पंगा लेकर। यूएसए ने क्या किया है, आइडियलिस्टिक आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं ताकि उसको सपोर्ट मिल सके। मैनिफेस्ट डेस्टिनी को उसने एज ए जस्टिफिकेशन पेश किया, डेमोक्रेसी फैलाई दुनिया के अंदर, ह्यूमन राइट्स का आइडिया दिया, सेल्फ डिटर्मिनेशन की उसने बात की और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की उसने बात की। इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए यूएसए ने यूएनओ को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और यूएनओ के अंदर भी यूएसए का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस मौजूद है। लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ है कि दुनिया के अंदर नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो चुका है। रिजल्ट्स क्या निकले इसके? रिजल्ट्स निकले कि सीरियंस जितने भी थे वो डिस्टेबलाइज हो गए। रिफ्यूजीज क्राइसिस आप लोगों को पता है कि 50,000 रिफ्यूजीज सीरिया से माइग्रेट कर गए दूसरे कंट्रीज में, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में, क्योंकि आईएसआईएस ने वहां पर बहुत ज्यादा आतंक मचा के रखा हुआ था। किसी को भी नहीं बख्श रहा था आईएसआईएस, वो बच्चे हों, बूढ़े हों, औरतें हों, सबके ऊपर ही उसने एक हॉस्टाइल किस्म का इन्फ्लुएंस कायम किया हुआ था। इराक के अंदर काफी इंसर्जेंसीज हुई, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तालिबान की ग्रोथ हुई अफगानिस्तान के अंदर, आज दिन तक भी तालिबान का कंट्रोल है अफगानिस्तान के ऊपर। यूएसए की इतनी मेहनत के बावजूद अफगानिस्तान के अंदर से वो तालिबान को खत्म नहीं कर पाया। फिर टेररिज्म भी हुआ पाकिस्तान के अंदर, बहुत ज्यादा टेररिज्म फैला और पाकिस्तान को एक अलग से वॉर करनी पड़ी, वॉर ऑन टेरर। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। अगर आप लोगों ने मेरी रोल ऑफ पाकिस्तान इन वॉर ऑन टेरर की वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूं और ऊपर आई के बटन पे भी क्लिक करके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। फिर सऊदी अरेबिया के अंदर क्या हुआ कि वहां पर क्लेप्टोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बनी। क्लेप्टोक्रेटिक का मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट जो करप्शन के अंदर मुब्तला हो, उन्हें हम क्लेप्टोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। ये काम हुआ सऊदी अरेबिया के अंदर और सऊदी अरेबिया के साउथ के रीजन के अंदर ये काम हुआ। इजराइल ऑपरेशन हुआ पैलेस्टीन के अंदर, क्योंकि आप लोगों को पता है इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत बड़ा रहा। उसके अंदर भी यूएसए का रोल था, वो हमने डिस्कस नहीं किया इस वीडियो के अंदर। लेकिन हम जब पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को एज एन एक्सक्लूसिव लेक्चर डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम यूएसए का रोल भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि यूएसए का एक रोल इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी था और उसमें यूएसए की सपोर्ट की वजह से इजराइल ने पैलेस्टीनियंस के ऊपर, जो कि मुसलमान थे, उनके ऊपर काफी ऑपरेशन किया है। कुछ बातें इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं कि इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में हुआ क्या था। लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, इसको हम पूरा का पूरा इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर सकते। सिर्फ कुछ ही बातें इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। वो ये कि इजराइल स्टांस इज कंप्लीटली अपोज्ड टू द स्टांस ऑन यूएस एलाइज इन मिडल ईस्ट। मतलब कि पैलेस्टाइन के अंदर तो इजराइल का जो स्टांस है वो बिल्कुल अपोज है पैलेस्टीन के, जबकि यूएस अलाइज जो हैं, जो कि मिडल ईस्ट के अंदर है, जैसे कि सऊदी अरेबिया, उनके साथ आप लोगों को पता है कि आजकल दोस्ताना ताल्लुकात चल रहे हैं इजराइल के, उनके ऊपर ऐसा स्टांस नहीं है इजराइल का जैसा कि पैलेस्टीन के ऊपर है। इजराइल का आप लोगों को पता है उसके पास कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ का क्या मतलब है? जैसे कि मान लें ये इजराइल है, इजराइल के पास कोई ऐसी जगह नहीं है, इसके इस तरफ बिल्कुल सीरिया है और इस तरफ इसके समंदर है। तो इजराइल के पास अगर यहां से कोई अटैक करता है इजराइल के ऊपर तो इसके पास कोई पीछे जगह नहीं है कि यहां पर जाकर ये अपने आप को प्रोटेक्ट करे और
रीऑर्गेनाइज अपने आप को करके दोबारा रिटेलिएट कर सके। तो ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ इजराइल के पास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल अरेबियन कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बनाने में सक्सेसफुल रहा है। यूएसए ने क्या किया है इजराइल की फेवर में कि उसने 32 रेजोल्यूशंस जो यूनाइटेड नेशंस ने पास की थी उनको वीटो कर दिया है। ये रेजोल्यूशंस यूएनओ ने क्यों पास की थी? क्योंकि इजराइल जो पैलेस्टीन के अंदर हॉस्टिलिटीज मचा रहा है उनके खिलाफ यूनाइटेड नेशंस ने 32 रेजोल्यूशंस पास की थी जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज ने ऑफर की थी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने उन सब की सबको वीटो कर दिया। इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस कोई भी यूज ऑफ फोर्स नहीं कर पा रहा इजराइल के अंदर। कंक्लूजन देखते हैं, यूएसए की जो वेल्थ पावर है और उसका जो पोटेंशियल इन्फ्लुएंस है वो काफी रहा उन चैलेंजेस को मीट करने के लिए जो चैलेंजेस उसको पेश आए, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटीज के अंदर जितनी थी वो यूएसए के काबू में नहीं आ पाई। फिर जो वर्ल्ड ओपिनियन था वो भी यूएसए के खिलाफ हो गया और आज आप लोगों को पता है कि दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ बढ़ रही है। मल्टीपोलैरिटी में आप लोगों को पता है कि इसके ऑपोजिट एक टर्म होती है जिसको हम यूनिपोलर कहते हैं। यूनिपोलर में क्या होता है कि सिर्फ एक ही सुपर पावर होती है, लेकिन मल्टीपोलैरिटी के अंदर बहुत सारी सुपर पावर्स होती हैं या बहुत सारी पावर्स होती हैं जो कि सुपर पावर को थ्रेट कर रही होती हैं, और इसकी वजह से जो सिचुएशंस हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारी पावर्स राइज हो रही हैं, जैसे कि चाइना है, इंडिया है, रशिया है। तो अब सिचुएशंस जो हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है चाइना जो है वो पाकिस्तान का अलाय है, इंडिया जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का अलाय है, फिर सऊदी अरब पाकिस्तान का भी अलाय है और यूनाइटेड स्टेट्स का भी अलाय है, उसके अलावा सऊदी अरब इंडिया का भी अलाय है। तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई ना, पता नहीं चल रहा कि कौन किसका अलाय है और किसको किसका साथ देना चाहिए, किसका नहीं देना चाहिए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा और आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वाकई में ऐसा है तो हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल जाए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।